हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप सर। एंड आज से हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग यूजी लेवल का फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर को सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम कंटेंट देख लेते हैं। हम पहली यूनिट में पढ़ने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई। सेकंड एक ऐसे है जो कि नेशनल एजुकेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। थर्ड है द एक्स, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये भी एक ऐसे है ए एल बसम जी के द्वारा लिखा गया है। एंड फिफ्थ है द प्रीफेस टू महाभारता, जो कि सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको इन सभी वर्क के नाम और साथ में इनके ऑथर के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यूजी एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। पोयम है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑथर की बायोग्राफी के से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पहले इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया में हुआ है। 1861 के समय इंडिया आजाद नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया बोला जा रहा है। और साथ ही में ये जो पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका जो मेन थीम या फिर मेन भाव बोल सकते हैं आप, वो है पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति। इनके पिताजी का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, मदर का नाम है शारदा देवी, स्पाउस का नाम है इनकी मृणालिनी देवी। इनकी डेथ हुई है 7 अगस्त 1941 में। कहाँ पर? जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में। प्रोफेशन, ये ऑथर होने के साथ साथ राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड पेंटर भी रहे। ये जो लैंग्वेजेस यूज करते थे अपने वर्क के लिए या फिर बोलचाल में, वो थे बंगाली एंड इंग्लिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला? तो 1913, 1913 को। साथ ही में मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल था वो 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। टैगोर वॉज अ ग्रेट पेंटर, साथ ही में ये पेंटर भी थे, और इन्होंने बंगाली आर्ट को मॉडर्नाइज करने में अहम रोल अदा किया। इनका विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था शांति निकेतन 1921 में, इसको बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी गई 1951 समय में। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं। पहला इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन, एंड बंगाल बंगाल का अमर सोनार बांग्ला, और साथ ही श्रीलंका का श्रीलंका माथा। ये नेशनल सॉन्ग्स है इन देशों के, तो ये लिखे गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि मिली थी किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा 1915 में। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को त्याग दिया। इनका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गीतांजलि का फुल टाइटल क्या है? गीतांजलि या फिर सॉन्ग ऑफरिंग्स बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, अ कलेक्शन ऑफ प्रोज ट्रांसलेशन मेड बाय द ऑथर फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली। ओरिजिनल जो है ये बंगाली में थी, और साथ ही में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किसने लिखा है? ये लिखा है W.B. येट्स ने, जो कि एक आयरिश पोएट है। टैगोर वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि 14 नवंबर 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। और गीतांजलि से ही जो हम आज पढ़ने वाले हैं पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो ली गई है। ओरिजिनली
बंगाली भाषा में गीतांजलि लिखी गई थी, जिसमें 157 पोएम्स थी, जो कि 1910 में पब्लिश हुआ था। बट बाद में जब इंग्लिश वर्जन इसका आया 1912 में पब्लिश हुआ, उसमें 103 पोएम्स थी। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश वर्जन 1912 में आया और 103 पोएम थी उसमें। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 103 में से किन किन स्रोत से 103 पोएम्स हुई। तो पहला जो था गीतांजलि, जो कि बंगाली वाली थी, उसमें से 53 सॉन्ग्स लिए गए। फिर 16 सॉन्ग लिए गए गीतिमाल्य से, 15 सॉन्ग लिए गए नैवेद्या, और 11 लिए गए खेया, और 3 फ्रॉम सिसु, और एक सॉन्ग लिया गया कल्पना, एक सॉन्ग अचिलयंतन, एक सॉन्ग चैताली, एक सॉन्ग स्मरण, एंड एक सॉन्ग उत्सर्ग। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नोबेल प्राइज जो है वो चोरी हो गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी से 2004 में। बट स्वीडिश एकेडमी ने फिर से अवार्ड दिया विश्व भारती यूनिवर्सिटी को, एंड वन ऑफ गोल्ड एंड अदर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अब आते हैं सीधे हमारी पोएम पे। टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इससे ये समझ में आता है कि कवि एक ऐसे कंट्री की चाह रख रहे हैं, ऐसे कंट्री की के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जहां पर लोगों के माइंड कैसे हो, बिना किसी डर के हो। तो लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मीन्स कवि यहाँ पर गॉड से प्रार्थना करते हैं कि मेरी कंट्री कैसी हो जहां पर लोग विदाउट फियर हो। विदाउट फियर मीन्स बिना किसी डर के हो। और हेड इज हेल्ड हाई, और उनका जो सिर है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, मतलब उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर नॉलेज तक सभी लोगों की पहुंच हो। इसका मतलब यह है कि शिक्षा पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जाति, कास्ट, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और सभी को समान शिक्षा लेने के अवसर प्राप्त हो सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहां पर वर्ल्ड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, किसके द्वारा? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो यहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, क्लास और कलर इन सोसाइटीज। तो जो हमारी सोसाइटी में पहले से जो चल रहा था बंटवारा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर, तो उस तरीके से किसी भी प्रकार का बंटवारा मेरे कंट्री में ना हो, या फिर मेरे वर्ल्ड में ना हो। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। वेयर वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। कवि आगे प्रेयर करते हैं गॉड से कि मेरे कंट्री के लोग हमेशा क्या बोले? ट्रुथ बोले, हमेशा सच बोले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब है कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, मतलब लगातार प्रयास करना। तो मेरे कंट्री को लोग क्या करें? लगातार प्रयास करें, कड़ी मेहनत करें परफेक्शन पाने के लिए किसी भी काम में। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहां पर लोगों के माइंड की क्लियर सोच, ये क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब क्या है? लॉजिकल थिंकिंग, मीन्स लोग किसी के बहकावे में ना आए, और वो अपने लॉजिक का यूज करके किसी भी पहलू को समझे। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोग अंधविश्वासी ना रहे। इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जो
यहाँ पर डेड हैबिट्स यूज किया गया है, वो ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स के लिए किया गया है। ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स मतलब जो हमारे समाज में पहले कुरीतियां थी या कुप्रथाएं थी, जैसे कि दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, तो ये सारी चीजें को क्या बोला गया है? ड्रेयरी डिजर्ट एंड ऑफ डेड हैबिट्स। तो लोग जो है इन सब सोच में फंसे ना रहे, इन सब रूढ़िवादी सोचों में फंसे ना रहे, और एक लॉजिकल थिंक के थ्रू अंधविश्वास को छोड़ते हुए अपनी खुद की एक सोच रखे, जो कि कैसी हो? लॉजिकल हो और रीजन से परिपूर्ण हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom my father led my country awake। और यहाँ पर जो दी बोला गया है वो गॉड के लिए बोला गया है। तो उस कंट्री में क्या हो? इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। तो यहाँ पर भगवान से ये प्रेयर कर रहे हैं कवि कि वहां के लोगों को आप कैसी सोच दे? थोड़ी बड़ी सोच दे, है ना? बड़ी सोच मतलब कि वो एक तो एक अंधविश्वास से मुक्ति मिले उनको, वो लॉजिकल थिंकिंग रखे, और इन छोटी छोटी जो भेदभाव होते हैं समाज में, कुप्रथाएं होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, इनके चक्कर में न फंसे, और साथ में वो सभी मानव को बराबर की दृष्टिकोण से देखे, सभी को एक साथ मिलकर यूनिटी में चले। तो ये यहीं पर है कि यहाँ ये बोला जा रहा है कवि के द्वारा कि भगवान आप हमें उस मार्ग पर लीड करो, उस मार्ग पर लीड करो जहां से हमारी सोच और हमारे काम अच्छे हो पाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो ये सारी चीजें जो कवि ने गॉड से प्रेयर की है कि क्या हो, उनकी एक तो लॉजिकल थिंकिंग हो, लोग किसी के बारे में फंसे ना, फ्री नॉलेज हो सभी तक, सभी को नॉलेज तक की उनकी पहुंच हो बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसी कंट्री में भगवान मेरी कंट्री को, मेरे लोगों को ऐसा बनाइए आप कि उनकी सोच ऐसी हो जाए। और ये जो पोयम है वो कैसी है? पेट्रियोटिज्म से भरी हुई, देशभक्ति से भरी हुई पोयम है। फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मतलब जहां पर, मतलब यहाँ पर कवि जो है वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरी कंट्री के लोगों को बिना किसी फियर के जीना सिखाइए, और वो गौरवान्वित फील कर सके, सेल्फ रिस्पेक्ट कर सके अपनी। साथ ही में मेरी कंट्री में क्या हो? नॉलेज फ्री हो, मीन्स सभी तक बिना किसी भेदभाव के नॉलेज पहुंच पाए, सभी को एजुकेशन लेने का समान अधिकार मिले। और यहाँ के लोग जो है वो विभिन्न प्रकार की डोमेस्टिक वॉल्स जैसे धर्म, कास्ट, रंग भेद के आधार पर बटे हुए ना हो। तो इसको क्या बोला गया? डोमेस्टिक, नेरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर वर्ल्ड कम वर्ल्ड वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ। और मेरे देश के लोग क्या हो, कैसे हो? हमेशा सच बोले, और वो टायरलेस स्ट्राइविंग करे, मतलब कठिन परिश्रम करे परफेक्शन तक जाने के लिए किसी भी काम के। साथ ही में उनकी सोच कैसी हो? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, मतलब वो किसी भी अंधविश्वास, किसी के बहकावे में ना आए, और एक लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू किसी भी चीज का कारण सोचे, और वो कभी भी फंसे ना किसमें? ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट्स, जो पुरानी कुप्रथाएं थी हमारे समाज में, उनके चक्कर में वो कभी ना फंसे, और खुद की एक क्लियर थिंकिंग रखे। और उस क्लियर थिंकिंग को किससे कंपैरिजन किया गया है? स्ट्रीम ऑफ रीजन। स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स आप नदी की धारा से आप इसको बोल सकते हैं, तो इससे कंपैरिजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, और भगवान को वो कह रहे हैं कि हमें आप क्या करें? गाइड करें, और साथ ही में किसके लिए गाइड करें? ताकि हम अपने
काम और हमारी सोच को अच्छी कर सके, बेहतर कर सके, बड़ी कर सके। और हम लोगों को ऐसी कंट्री में अवेक कीजिए। मतलब हमें जब फ्रीडम मिले तो हमारा देश ऐसा हो, बिना किसी अंधविश्वास के और बिना किसी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के हो। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एफसी का जो सिलेबस है और उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरीके से मल्टीपल चॉइस बेस्ड है, सिर्फ एफसी का। सो हम आज कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को खत्म कर ले। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब ये जो हमने अभी कविता पढ़ी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो इसके कवि कौन है? ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुकांतो भट्टाचार्य, सी नजरुल इस्लाम, डी प्रेमचंद मित्रा। बहुत ही इजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ऑक्योर्स। ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोएम है वो किस पोइटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई है? तो हमने डिस्कस किया था गीतांजलि के बारे में। तो गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम पब्लिश हुई है। तो ऑप्शन ए आपका इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट्स। मतलब ये जो लाइन यहाँ पर बोली गई है, नॉलेज इज फ्री, इसका मीनिंग क्या है कविता में? नॉलेज फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अर्ली आइडियाज, फ्री फ्रॉम साइंटिफिक आइडियाज, फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस, फ्री फ्रॉम करप्शन। तो हमारा जो नॉलेज है वो फ्री होना चाहिए सुपरस्टिशंस, मतलब हमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास ना हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो ये जो लाइन है इसमें कंट्री किसके लिए रिफर किया गया है? पहला इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी रसिया, डी इंडिया। ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे भारतीय हैं और हमारे देश के हैं, इसलिए यहाँ पर जो कंट्री यूज किया गया है वो इंडिया के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट्स। हेड इज हेल्ड हाई जो हमने शुरू में देखा था उसका मतलब है कि लोग जो है वो गौरवान्वित फील करे। ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ इंजॉइंग पॉलिटिकल राइट्स। तो फ्रीडम ऑफ माइंड मतलब दिमागी तौर पर फ्रीडम, और साथ में वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी फील कर सके, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशन इज ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नेरो। तो ये जो है आपका पोइट्री की लाइन से आपका आंसर बनेगा, जो कविता में बोला गया था, नेरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब छोटी घेरेलू दीवारें, जिसका मतलब था कि जो अ, बांट दिया जाता है लोगों को धर्म कास्ट आदि के आधार पर, उसको नेरो डोमेस्टिक वॉल्स कहा गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, नेरो डोमेस्टिक वॉल्स। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वॉल्स आर रेज्ड बिकॉज ऑफ मेंस। अब ये जो नेरो डोमेस्टिक वॉल्स बनती है ये क्यों बनती है ना? मेन के किन कारणों से बनती है? सेल्फिशनेस, नैरोनेस, ब्रॉडनेस, सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस, मतलब लोग स्वार्थी भी होते हैं और उनकी छोटी सोच होने के कारण ये सारी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या करती है? ब्रेक्स अ सोसाइटी इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रेक अ वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट्स, या ब्रेक कम्युनिटी इनटू फ्रेगमेंट्स। तो हमने देखा था जो हमारा वर्क था उसमें लिखा था पोइट्री के लाइन में कि ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आप इस कविता की लाइंस को अच्छे से याद कर लें, यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है, द पोएट वांट्स द वर्ड्स टू कम आउट फ्रॉम। कवि ने कहा कि जो वर्ड्स है वो लोगों के कहाँ से आए? ओके, ऑप्शन देखिए, अ डेप्थ ऑफ स्पिरिट, नहीं, बी डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी, नो,
डेप्थ ऑफ इनर हार्ट या द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पर जो कविता है उसमें जो यूज किया गया है वो है द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो हमने देखा था कि लोग, कवि चाह रहा था कि लोग क्या बोले, हमेशा सच बोले। टायरलेस स्ट्राइविंग आर टू वर्ड्स दैट टेल अस दैट। तो टायरलेस स्ट्राइविंग जो है ये वर्ड यूज किया गया है कविता में, तो उसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड, टायरलेस का मतलब होता है बिना थके, स्ट्राइविंग का मतलब होता है कठिन परिश्रम। हमने देखा था कि परफेक्शन पाने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए कवि कह रहा था, तो इसमें यही देखना है। ऑप्शन ए है आपका द सर्च ऑफ परफेक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर कंटिन्यूस, द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर सीज, द सर्च ऑफ परफेक्शन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो द सर्च ऑफ परफेक्शन नेवर सीज मतलब जो परफेक्शन की तलाश है वो कभी भी नहीं रुकती है। नेक्स्ट है इन दिस पोयम रीजन इज कंपेयर टू। अब हमने देखा था यहाँ पर पोयम में कि रीजन को किससे कंपेयर किया गया है। तो ये जो कंपेयर किया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, माउंटेन, सॉवर, लेक या रिवर या क्लियर स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्लियर स्ट्रीम बोला गया है कविता में। आप अगर रिवर आता है तो रिवर भी आप उसमें लगा सकते हैं। इस वाले स्लाइड में देखिए ये लिखा गया है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेड हैबिट्स इज कंपेयर टू। अब यहाँ पर डेड हैबिट्स किससे कंपेयर की गई है? तो वहां पर बोला गया था रेगिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है ओसिस, सैंड, सी डेजर्ट, डी माउंटेन स्ट्रीम। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा डेजर्ट, ठीक है, डियरी डेजर्ट ये लाइन थी। नेक्स्ट है डेड हैबिट इज इन टैगोर्स पोएम मीन्स। मतलब हमने जो अभी पोएम पढ़ा उसमें डेड हैबिट का मतलब क्या है? तो डेड हैबिट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जो ऐसी प्रथा है जो कभी नहीं बदलती, हमेशा जैसी की वैसी बनी रहती है। तो इसमें सीधा आंसर हो जाएगा आपका अनचेंजिंग हैबिट्स। आप इसको रूढ़िवादिता परंपरा भी बोल सकते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी हु इज एड्रेस्ड हियर। अब यहाँ पर जो है जो दी वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है बोला जा रहा है। तो कवि जो है ये बेसिकली प्रेयर कर रहा है, किससे कर रहा है? गॉड से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है हेवन, बी गॉड, सी स्पिरिट ऑफ नेशन और डी गॉड और स्पिरिट ऑफ नेशन। तो ये आपका गॉड और स्पिरिट ऑफ नेशन ये सच हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो गया आपका। मेंस should be laid forward into table bargaining। ये डायरेक्ट लाइन से आया है, तो आपको अगर लाइन पता है आप उसको अच्छे से पढ़िए कविता को और बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको लाइन्स याद हो जाएगी और आप ऑटोमेटिक बना लेंगे इसके आगे कि एवर वाइडनिंग इनटू थॉट्स एंड एक्शन। तो ये आपका जो थॉट एंड एक्शन है ये आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है द हेवन ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द पोएट्स। अब ये जो हेवन ऑफ फ्रीडम है जो कवि चाह रहा है वो कवि के किससे रिलेटेड है? होमलैंड से रिलेटेड है, नेटिव लैंड से रिलेटेड है, फादरलैंड से रिलेटेड है, ड्रीम लैंड से रिलेटेड है। तो कवि जो है बेसिकली यहाँ पर एक ड्रीम लैंड की बात कर रहा है और वो ड्रीम लैंड क्या होगा? इंडिया होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक हियर हेवन ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू। अब यहाँ पर जो हेवन ऑफ फ्रीडम किसके लिए बोला जा रहा है अभी मैंने बताया, वो हमारी कंट्री इंडिया के लिए बोला जा रहा है। द पोएट प्रेस टू गॉड टू लीड अवर माइंड। कवि जो है गॉड से प्रेयर करता है कि हमारे माइंड को कैसा करे? लीड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। तो ये फ्रेंड्स आप जब कविता पढ़ेंगे बार बार तो आपको इजीली बन जाएगा। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, द पोएट हियर मीन्स बाय द वर्ड दी। अब दी जो है ये किसको एड्रेस किया गया है? मतलब दी बोलकर किसको एड्रेस किया है? तो कवि जो है बेसिकली यहाँ पर गॉड से प्रेयर कर रहा है। ये जो दी जो बोला गया है गॉड के लिए बोला गया है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। और वर्ड फ्रेगमेंट्स जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़े, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है स्मॉल पीसेस ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
द पोएम इन्वॉक्स द माइंड विदाउट फियर टू। अब कवि जो है क्यों चाह रहा है कि लोगों के माइंड बिना फियर के हो? क्योंकि ये जो समय था फ्रीडम अटेंड करने का था, और कवि इसलिए चाह रहा था कि ताकि लोग डरे ना अंग्रेजों का सामना करने से। तो आपका ऑप्शन सी अटेंड फ्रीडम सही हो जाएगा। What aspect of R.N. Tagore is reflected in the poem Where the Mind is Without Fear? अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा पहलू हमको पोयम में देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में बताया था पेट्रियोटिज्म या पेट्रियोट, देशभक्ति हमको इसमें देखने को मिलती है। द पोएट इन्वॉक्स, अब पोएट जो है क्या चाह रहा है इस कविता में? फियरफुल माइंड कि डरा हुआ माइंड, फियरलेस माइंड बिना डरा हुआ माइंड, बोल्ड माइंड साहसी, या परफेक्ट? नहीं, फियरलेस माइंड चाह रहा है, मतलब विदाउट फियर बोल रहा है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब फियरलेस माइंड। द नॉलेज ऑफ द इंडियन वॉज चेंज्ड इन, जो नॉलेज था इंडियन लोगों का वो बंधा हुआ था। ठीक है, किससे बंधा हुआ था? प्रेजुडिस, पूर्व धारणाओं से, सुपरस्टिशन, अंधविश्वासों से, कल्चर, संस्कृति से, या फिर प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन, पूर्व धारणा और अंधविश्वास दोनों से। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। पूर्व धारणा भी हम बना लेते हैं लोगों के बारे में, और अंधविश्वास भी रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, अब डेड हैबिट्स और कस्टम को कौन गाइड करता है कविता के अनुसार? प्रेजुडिस, पूर्व धारणा, ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन भी अंधविश्वास, एंड प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन। तो ये जो दोनों ही है, प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन, ये दोनों डेड हैबिट्स को गाइड करने का काम करते हैं। When Where the Mind is Without Fear इंडिया वॉज, जब ये लिखी गई कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो इंडिया क्या था? फ्री था, या फिर अंडर द ब्रिटिश रूल था, सुपरस्टिशियस था, ब्लाइंड था? बेसिकली इंडिया जो था अंडर द ब्रिटिश रूल था, हम जो थे ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। द नंबर ऑफ वेयर क्लॉज इन टैगोर्स वेयर द माइंड इज फियर इज, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में जो वेयर शब्द है वो कितने बार यूज किया गया है? तो 7 बार ये यूज किया गया है। नेक्स्ट है द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी विदाउट, कवि क्या चाहता है उसके कंट्रीमैन कैसे हो? विदाउट मतलब बिना फियर के हो, बिना साहस के हो, बिना रिस्पेक्ट के हो, या फिर बिना आश्चर्य के हो? तो कवि चाह रहा है कि उनके कंट्रीमैन बिना फियर के हो, विदाउट फियर। द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू लिव, कवि चाह रहा है कि उनके कंट्रीमैन कैसे जिए? हमने पढ़ा था हेड इज हेल्ड हाई, हेड इज हेल्ड हाई मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट करे। आपका आंसर सही हो जाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। माई फादर रिफर्स टू, अब यहाँ पर जो है कविता में ऑथर ने माई फादर कहा है, तो माई फादर किसके लिए कहा है? द अलमाइटी, गॉड को माई फादर बोलकर एड्रेस किया गया। द एक्सप्रेशन डेप्थ ऑफ ट्रूथ सिग्निफाइज, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो डेप्थ ऑफ ट्रूथ बोला गया है कवि के द्वारा उसका मतलब क्या है, ये किस लिए बोला गया है? पहला डीप डिवोशन टू ट्रूथ, डार्कनेस ऑफ ट्रूथ, क्लियरनेस ऑफ ट्रूथ, या अफेक्शन फॉर ट्रूथ? बेसिकली डीप डिवोशन टू ट्रूथ, डिवोशन मतलब होता है समर्पण, तो लोग जो है सच बोलने के लिए समर्पित रहे, ये बोला गया है। अब डोमेस्टिक वॉल्स, मैंने बार बार आपको बताया डोमेस्टिक वॉल्स क्या है। नेरो बाइंडिंग है, इविल इन्फ्लुएंस है, नेरो माइंड है, ये नेरो थॉट्स है। तो ये जो है नेरो बाइंडिंग। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस स्ट्राइविंग के बारे में भी मैंने आपको बताया बार बार, जो हमें बिना रुके जो हम प्रयास करने हैं परफेक्शन पाने के लिए, उसके लिए बोला गया था टायरलेस स्ट्राइविंग, टायरलेस स्ट्राइविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। तो ये इसका मतलब होता है एंडलेस एफर्ट, मतलब हमको बिना थके प्रयास करते रहना है परफेक्ट बनने के लिए। नेक्स्ट है बाय डोमेस्टिक वॉल्स द पोएट मीन्स, अब ये डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? ए आपका सेक्टेरियन अप्रोच ऑफ द पीपल, यूटिलिटेरियन अप्रोच ऑफ द पीपल, सेल्फिश अप्रोच ऑफ द पीपल, या सोशियो इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ द पीपल। तो ये जो है सेक्टेरियन अप्रोच ऑफ द पीपल मतलब होता है डोमेस्टिक वॉल्स का। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा है कि देयर आर 7 क्लॉज विथ, मतलब 7 जो सेंटेंसेस है उसमें वेयर का यूज हुआ है। द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लॉसेस इट्स वे इनटू। अब ये लाइन आपको याद होगी तो बन जाएगा आराम से कि जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है वो अपने रास्ते कहाँ खो देती है, तो द सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। ठीक है, द डेजर्ट बेसिकली रेगिस्तान में, डेड हैबिट्स के रेगिस्तान में जो है हमारे रीजन या हमारे रीजन गुम हो जाते हैं, रास्ता खो देते हैं। तो बस ये वही बोला जा रहा है कि हमारे जो रीजन है वो कहाँ गुम हो जाते हैं, हमारे रीजन की धारा बेसिकली, तो वो रेगिस्तान में जाकर, वो भी रेगिस्तान किसका, डेड हैबिट्स का। ठीक है, पुरानी ऐसी सभ्यता है जो कि अनचेंजिंग हैबिट्स बेसिकली, वहां पर जाके हमारी सोच जो है, जो रीजन है, वो खत्म हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, मेन शुड ऑल द टाइम वर्क फॉर। अब यहाँ पर हमने जो बोला है ना, टायरलेस स्ट्राइविंग, तो हमको ये लगातार वर्क किस चीज के लिए करना चाहिए, लगातार टायरलेस स्ट्राइविंग किस करने के लिए, किस चीज के लिए करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि टायरलेस स्ट्राइविंग टुवर्ड्स परफेक्शन, ये लाइन कविता में अब जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें परफेक्शन पाने के लिए लगातार काम करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोएट, मेन शुड ऑल द टाइम वर्क फॉर। सेम क्वेश्चन है, परफेक्शन के लिए काम करना चाहिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हियर वर्ड वेयर रिफर्स टू। अब यहाँ पर जहाँ बोला जा रहा है कि जहां लोगों का माइंड कैसा हो, विदाउट फियर हो, तो जहां का मतलब क्या है, किस चीज के लिए बोला जा रहा है। प्लेस नोन टू द पोएट, ऐसा प्लेस जो कभी जानता है, प्लेस विजिटेड बाय पोएट, या ऐसा प्लेस जहां पर कभी चला गया है, एन इमेजिनरी वर्ड कंसीडर्ड बाय द पोएम, या फिर एक ऐसा काल्पनिक वर्ड जो कभी चाह रहा है, या अ कंट्री नोन टू द पोएट, या फिर ऐसा देश जो कभी जानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इमेज, इमेजरी वर्ड कंसीडर्ड बाय द पोएट। आयरन टैगोर वांट्स टू कंट्री बी। अब कवि क्या चाहते हैं, कंट्री कैसी हो, वीक हो, कमजोर हो, बोल्ड हो, स्ट्रांग हो, या यूनाइटेड हो। तो यहाँ पर कवि चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो, यूनाइटेड हो, एकता हो उसमें, वो बटी हुई ना हो। फादर पोएम इज, तो यहाँ पर जब पूछा गया है कि जो कवि ने फादर बोला गया, माई फादर कहा है एक लाइन में, तो फादर किसको कहा गया, तो गॉड को कहा है। अब उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर इज बेसिकली अ पोएट फ्रॉम, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ से हैं पोएट, तो वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या केरला। वो है वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से। द बार्ड ऑफ बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता था, तो इनको कहा जाता था गुरुदेव। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टैगोर वॉज बोर्न इन, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो ये है 1861, 1861 में। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स। टैगोर प्रेज फॉर हिज compatriots in the poem where the mind is without fear। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कवि जो है वो प्रेयर कर रहे हैं किनके लिए, अपने साथ वाले पेट्रियोट्स के लिए, मतलब देशभक्तों के लिए, और उनके माइंड को विदाउट फियर बनाने के लिए। ठीक है, सही बात है। कवि यही चाह रहे हैं कि उनके साथ में जितने भी देशभक्त है, उनके माइंड क्या हो, विदाउट फियर हो, ताकि वो अच्छे से बिना फियर के अंग्रेजों से लड़ पाए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट पूछ रहा है कि नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। सच है, सही है। अकॉर्डिंग टू टैगोर द वर्ड मस्ट कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट, ये गलत है। ठीक है, जो कविता में लाइन दी गई है उसमें बोला गया है कि वर्ड मस्ट कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ना कि हार्ट। तो यहाँ पर हार्ट बोला गया है, तो वो गलत है। टैगोर प्रेज दैट हिज कंट्रीमैन लिव विद फ्रीडम एंड डिग्निटी, बिल्कुल सही। कवि चाहते हैं कि उनके कंट्रीमैन कैसे हो, फ्री हो, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट फील करे। टैगोर कंपेयर्स रीजन टू ड्रीरी डेजर्ट, गलत। कवि ने
रीजन को किससे कंपेयर किया है? क्लियर स्ट्रीम से। ठीक है, स्ट्रीम से कंपेयर किया है, रिवर से कंपेयर किया है, ना कि डेजर्ट से। उन्होंने डेजर्ट को किससे कंपेयर किया है? उसको किया है डेड हैबिट्स से। मतलब डेड हैबिट्स को डेजर्ट से कंपेयर किया गया है, और क्लियर रीजन को स्ट्रीम से। कुछ वर्ड देख लेते हैं और साथ में उनके एंटोनिम। नॉलेज, नॉलेज का मतलब है ज्ञान, उसका उल्टा होता है विलोम शब्द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता। फियर मतलब डर, उसका विलोमार्थी हो जाएगा करेज, साहस। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, टुकड़ों का विलोम क्या हो जाएगा? एक पूरा भाग, जिसको बोलते हैं अपन द होल। परफेक्शन, परफेक्शन का एंटोनिम विलोम हो जाता है इम्परफेक्शन। याद रखना यहाँ पर इम आएगा, आई एम, ना कि इन। ओके, इम्परफेक्शन। माइंड, माइंड का एंटोनिम जो है हम यहाँ पर बॉडी को रखेंगे इस लाइंस के अनुसार। जो हम ये एंटोनिम सोर्स देख रहे हैं वो बेसिकली पोएम में आए हुए वर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। वाइड, वाइड मतलब विस्तृत, मतलब छोटा सा। डेप्थ, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, एंड सेलोनेस मतलब होता है ऊपरीपन। फ्रीडम, बेसिकली फ्रीडम सभी को होता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का उल्टा होता है गुलामी, गुलामी जिसको बोला जाता है स्लेवरी। ट्रुथ, ट्रुथ का हो जाएगा अनट्रुथ। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।